हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड बैंक बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फंक्शंस। तो ये टॉपिक आपके लव एंड एथिक्स में है। अभी न्यू सिलेबस में ये सेकेंड ईयर डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एक नया टॉपिक है ब्लड बैंक। तो इसमें ब्लड बैंक काफी बड़ा चैप्टर है, बट आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओनली 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होना है। दैट मीन्स कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वहां पे और वहां पे क्या फंक्शंस है। अगर ब्लड बैंक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ वहां पे बहुत हर एक चीज के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चीजें होती है कि जैसे आप किसी का ब्लड ले रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। जो आदमी आपको ब्लड दे रहा है, जिससे कलेक्ट करना है, वो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, हेल्दी रहेगा, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको कोई स्किन डिसऑर्डर्स नहीं होना चाहिए, कोई लीजन्स नहीं होना चाहिए, बीपी नॉर्मल होना चाहिए, कोई तरह के कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए। ये सारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि मतलब क्या क्या चीज वहां अवेलेबल होगा जिससे ब्लड बैंक का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ब्लड बैंक के लिए, और ब्लड बैंक क्या क्या फंक्शंस करती है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक के बारे में सभी कोई जानते होंगे, सभी ने ये नाम सुना होगा। तो ये एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लड रिलेटेड काम करती है। अब ब्लड रिलेटेड काम करने का मतलब क्या है कि ब्लड का कलेक्शंस करेगी, ब्लड का ग्रुपिंग करेगी, क्रॉस मैचिंग करेगी, स्टोरेज करेगी, प्रोसेस करेगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिनको भी जरूरत होता है वो ब्लड बैंक से जाके ब्लड परफेक्ट मैच का ब्लड ले सकते हैं। तो एक होल क्या है कि जो ब्लड से रिलेटेड सारा काम करती है, टोटल स्टोरेज कलेक्शन से लेके स्टोरेज से एक आदमी का ब्लड लिया, स्टोर किया, फिर जिससे मैच हुआ उसको दिया। ये जो पूरा प्रोसीजर है दैट इज ब्लड बैंक। जैसे बैंक होता है पैसे के लिए, वैसे ही ब्लड का बैंक है। तो जैसे आपके नॉर्मल बैंक में लेन देन दोनों होता है, लेना भी होता है, जमा भी करते हैं, निकालते भी है, तो सिमिलर काम करता है हमारा ब्लड बैंक। तो बट अब वहां पे क्या है कि ब्लड खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंस्टेंट अगर आपका हाथ कट जाता है तो ब्लड क्लॉट होने लग जाते हैं, प्लेटलेट्स के कारण क्लॉटिंग होने लग जाता है। तो उस एक केस में इसको रखना, ब्लड को संभालना एक ड्यूरेशन तक काफी चैलेंजिंग है। तो वही वही सारे चैलेंज को, जो प्रक्रिया को पूरा करता है, दैट इज ब्लड बैंक। अब यहाँ पे जो ब्लड बैंक है, तो सबसे पहले ब्लड बैंक शेड्यूल एक्स बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत इसका फ्रेमवर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिजाइन में बना लिए अब वो आपका ओके हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डिजाइन फ्रेमवर्क वाला बिल्डिंग चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट टाइप का ये बिल्डिंग्स का मैंने यहाँ पे दिया है कि किस टाइप का होता है। तो फर्स्टली यहाँ पे रिसेप्शंस है, ये मेन एंट्री है, यहाँ रिसेप्शंस होगा, यहाँ पे काउंसलिंग रूम होगा, यहाँ पे वेटिंग एरिया। एक मेन पैसेज होता है जो पूरा जितने भी रूम है सभी तक कनेक्शन होता है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट एरिया, ब्लड कनेक्शन, कलेक्शन रूम, स्टोरेज रूम, टेस्ट लैब, स्टेलाइजेशन लैब, रिकॉर्ड रूम, लैब फॉर सेरोलॉजी, बहुत सारा रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। द थिंग इज कि डोर सबके एक ही है, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं, सबका जो मेन डोर है वो पैसेज पासेज में है, बस। तो ये इसका एक ब्लूप्रिंट होता है, इस ऐसा ही हमारा ब्लड बैंक होता है। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम देख लिए कि रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, स्टेलाइजेशन रूम होना चाहिए, वेटिंग रूम होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट रूम होना चाहिए, ब्लड स्टोर रूम होना चाहिए। तो कितने एरिया का होना चाहिए? तो बेसिकली जो ये एरिया है, प्रॉपर लाइटिंग के साथ 100 स्क्वायर मीटर्स का मिनिमम रूम होना चाहिए, मिनिमम एरिया होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए? बहुत सारे रूम्स जैसे हमने देख लिया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए रूम होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रूम है, एडिक्वेट फर्नीचर्स भी होना चाहिए, इक्विपमेंट भी होना चाहिए, ब्लड कनेक्शंस के लिए रूम होना चाहिए, और जो ब्लड कनेक्शंस का रूम होगा ऑब्वियस वो एसी होना चाहिए। सेरोलॉजी के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए। अब वहां जहाँ पे कलेक्ट करके फिर जाके टेस्ट करेगा, ए है, बी है, क्या है, तो उसके लिए अलग रूम होना चाहिए,
अब कोई भी चीज को जांच करना है, ट्रांसमिशेबल डिजीज को जांच करना है, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, मलेरिया, कुछ भी, क्योंकि ब्लड सीधा कलेक्ट करके अगर सेरोलॉजी में देख लिया ए है बी है, सीधा जाके ब्लड बैंक में नहीं जमा होता, उसके बाद वहां टेस्ट भी होता है कि इस ब्लड में कोई तरह का ट्रांसमिशेबल डिजीज तो नहीं है। तो उसके लिए अलग रूम होना चाहिए, स्टेलाइजेशन रूम होना चाहिए, वॉशिंग रूम होना चाहिए। तो ये सारे रूम होना चाहिए, ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद अब इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो ब्लड कनेक्शन रूम, सभी रूम में अलग अलग इक्विपमेंट होना चाहिए। बेसिकली ब्लड कनेक्शन रूम है तो ऑब्वियस डोनर के लिए टेबल लगा होना चाहिए या बेड लगा होना चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ सके। अप्रोप्रिएट साइज का भी होना चाहिए। अगर कोई सो के देना चाहता है तो बेड साइड टेबल होना चाहिए, स्पिग्नो मैनोमीटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ताकि बीपी नापा जा सके, नॉर्मल बीपी है या नहीं है वो नापा जा सके। रिकवरी बेड्स होना चाहिए डोनर्स के लिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, वेइंग मशीन होना चाहिए, क्योंकि अंडर वेट का ब्लड नहीं लेते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए वहां पे क्या क्या होना चाहिए, तो लैंसेट होना चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सब हमारे हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए चाहिए। एचसीएल चाहिए होता है, तो ये सारे चीज वहां पे चाहिए होता है। उसके बाद टेम्परेचर और पल्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए, वॉच होना चाहिए पल्स को देखने के लिए, पल्स कितने मिनट्स काउंट करने के लिए वॉच होना चाहिए। ब्लड कंटेनर होना चाहिए, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं डिस्पोजेबल वो होना चाहिए। कुछ बॉटल्स होना चाहिए, एंटीकोगुलेंट्स वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि तुरंत में ब्लड कोगुलेट करता है तो वहां पे एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, इधर साइट्रेट फॉस्फेट होना चाहिए या एसिड साइट्रेट डेक्स्ट्रेट सॉल्यूशंस कोई भी होना चाहिए। और सभी का क्वांटिटी दिया रहता है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटा पैकेट्स में अवेलेबल है, वो ब्लड बैंक है तो वहां पे अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। उसके बाद ब्लीडिंग सेट्स होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स होना चाहिए, उसके साथ कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई बेहोश हो गया तो इन दैट केस ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, ग्लूकोज सलाइन, ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, कुछ एसेसरीज होना चाहिए, लाइक ब्लैंकेट्स हो गया, कॉटन बॉल्स हो गया, स्प्रिट हो गया, नैपकिन्स हो गया, इंसिनरेटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो ये सब कुछ चीजें होना चाहिए। उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट सर्विसेज होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी ब्लड बैंक डोनेट किए होंगे कभी, तो इंस्टेंट जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ पीने के लिए मिलता है, इधर में भी कुछ भी अमूल कूल टाइप का या कुछ भी इस टाइप का पीने को मिलता है, या जूस मिलता है पीने के लिए, तो वो रिफ्रेशमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास लेबोरेटरी इक्विपमेंट में क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज टेबल मॉडल होना चाहिए, वाटर बाथ होना चाहिए, आरएच बॉक्स होना चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए। जितने टाइप के सामान वहां यूज होते हैं वहां सभी के लिए एसओपी भी लगा होना चाहिए, और सारे मेंशंस होते हैं, जितने भी यहाँ पे मेंशंस है वो आपको याद करने पड़ेंगे, जितने याद हो सकते हैं वो आप याद कीजिए। तो ये सारी चीज वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, ये इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद रिएजेंट में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप करने के लिए एनटीए, एनटीबी और एबी, एनटीएबी, ये सारा रिएजेंट होना चाहिए हमारे पास। आरएच टाइपिंग सेरा होना चाहिए, एंटीग्लोबिन सीरम होना चाहिए, 90.9% लाइन होना चाहिए, कल्चर मीडिया होना चाहिए, वैक्स पेंसिल होना चाहिए, एलिसा किट्स होना चाहिए। तो ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब आदमी भी कोई चाहिए होगा ऑब्वियस, तो यहाँ पे जो आदमी है वहां पे भी टेक्निकल स्टाफ कुछ चाहिए होते हैं डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसका जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और मिनिमम उनके जो एक्सपीरियंस है ब्लड बैंक में 6 मंथ का रेगुलर सर्विसेज होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी में एडिक्वेट नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, एमएलटी क्वालिफिकेशंस के टेक्नीशियन होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारे पर्सनल अवेलेबल वहां पे होना चाहिए। उसके बाद वहां पे टेस्टिंग होना चाहिए होल ब्लड्स का।
तो ये रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आएंगे, ये सारी चीज रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। आपको जो बेसिकली पढ़ना है वो यही है कि वहां पे कितने रूम्स होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स में कितने रिएजेंट्स होना चाहिए, कितने इक्विपमेंट होना चाहिए, ये उसके बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। और ये जो ब्लड बैंक है ये आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा, ये जो थियोरेटिकल टाइप का आपने पढ़ा, तो ये आपके बेसिक एग्जाम पर्पसेस से मैंने इस टाइप के नोट्स दिए हैं। और नेक्स्ट सेम चीज एक और नोट्स है इसी पेज में, तो वो आपके एग्जाम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस बेसिस पे ये चीज दिया गया है। ठीक है, जैसे रूम और एरिया दोनों सेम चीज है, अलग कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज कि वो रिटर्न फॉर्म के लिए है, आपको जो एग्जाम में लिखना है, अगर इस टाइप से लिखेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, मे भी हो सकता है। हालांकि सेम बातें लिखी है, लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट में अगर ज्यादा मार्क्स का रहता है तो उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप लिखते हैं हम, तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है। मान लीजिए एमसीक्यू टाइप का कोई एग्जाम हो रहा है, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इजिली याद करने के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में भी सेम चीज दिया है कि क्या रूम होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए, जो रूम का कंडीशन है वो एसी होना चाहिए या नॉन एसी होना चाहिए। तो ये एक टेबुलर फॉर्म है, सेम चीज है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन रूम है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियस जब आदमी आएगा तो चेयर या टेबल रहेगा जिसपे वो बैठेगा, हाइट और वेट वहां पे मेजर होगा, बीएमआई निकालने के लिए बेसिकली रहता है। तो वेट एंड हाइट मेजरमेंट स्केल वहां पे प्रेजेंट होता है। वो जो रूम है उसको एसी बनाने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन रूम, जहाँ पे आप आगे जाएंगे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका नाम पता सब चीज हो गया, तो आगे जाके आपका बीपी चेक किया जाएगा। तो बीपी अपरेटस होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, हिमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए, कॉटल स्वैप्स होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स होना चाहिए, सिरिंजेस, ये बेसिक चीज होना चाहिए। और ये रूम भी रूम टेम्परेचर के लिए ओके है। उसके बाद काउंसलर रूम होता है, जहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, आईसी मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट टेबल चेयर होना चाहिए। फिर ब्लड कलेक्शन रूम होना चाहिए, जहाँ पे हाइग्रोमीटर है, डोनल काउच है, बीपी अपरेटस है, ब्लड बैंक। और यहाँ पे क्या है कि ब्लड का कारोबार हो रहा है, ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, तो रूम मस्ट बी एसी। तो एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, ब्लड बैग के लिए सीलर होना चाहिए, पाउचेस होना चाहिए, ईडीटीए होना चाहिए, ईडीटीए इज नथिंग बट एंटीकोगुलेंट, आईवी स्टेन होना चाहिए, इमरजेंसी कुछ ड्रग्स होना चाहिए। उसके बाद आता है सेरोलॉजी रूम, तो वहां पे ऑटोमेटिक मशीन्स होना चाहिए, हाइग्रोमीटर होना चाहिए, आरएचबी बॉक्स होना चाहिए, माइक्रोस्कोप, माइक्रोपिपेट, वटेवर, ये सारी चीज होना चाहिए। ये भी रूम एसी होना चाहिए, जहाँ पे ब्लड का कारोबार स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड कलेक्शन से लेके ब्लड का जो भी काम है वो सारे रूम एसी होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, जब तक ब्लड नहीं निकल रहा है तब तक रूम टेम्परेचर वाले रूम्स भी चलेंगे, बट जैसे ही ब्लड्स का काम स्टार्ट हो जाता है तो रूम मस्ट बी एसी। उसके बाद टीटीआई रूम हो गया, तो वहां पे भी रोटरी से कर्स होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक इंफेक्शंस, ये सारी चीज रहता है, मार्कर मशीन, एलिशा रीडर, हाइग्रोमीटर, ये सारी चीजें रहती है। ये रूम भी एसी वाला होगा। ब्लड स्टोरेज रूम, तो ब्लड यहाँ तक पैक हो गया तो रेफ्रिजरेटर में ब्लड रखाएगा, तो सो रूम में भी रूम टेम्परेचर पे भी रह सकता है, एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंडे वाले चीज के लिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो गया है। ओके, उसके बाद है स्टेलाइजेशन एंड वॉशिंग रूम, तो वहां पे ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ये सब चीज रहेगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रहेगा। रिफ्रेशमेंट्स के लिए आदमी के लिए वहां पे कुछ रेफ्रिजरेटर रहते हैं, रिकवरी बेड रहते हैं, तो ये रूम हमारा एसी रहता है। ओके, तो इस टाइप के ये टेबुलर फॉर्म में है, ये आप याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगा। अगर वो आगे वाला नहीं याद हो रहा है तो आप इस टाइप से भी याद करके उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी, ये आपके एग्जामिनेशन व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पार्ट से बहुत व्यू है। चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे ये चीज जनरली एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन
हमको ग्रांट करवाना है या रिन्यूअल कराना है तो कहाँ पे कौन से फॉर्म है, तो 27C। लाइसेंस के लिए कौन से फॉर्म है, 28C। फी के लिए कितना लगता है या रेनुअल कितना लगता है, तो 7500। रेनुअल फी 26G। तो यही आपको याद करने पड़ते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारा स्टोरेज कंडीशन है होल्ड ह्यूमन ब्लड्स का या ब्लड कंपोनेंट का, वो कितने कितने दिन के लिए होता है। तो होल्ड ह्यूमन ब्लड्स है जिसको हम लोग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और 35 डेज में एक्सपायर कर जाता है। तो ये पार्ट ऑफ ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये आप याद कर सकते हैं कितने कितने दिनों के लिए है, कितने दिनों तक रह सकता है। तो यहाँ पे ये एक चार्ट दिया गया है। नेक्स्ट है कि एरिया रिक्वायरमेंट्स, ये भी ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी नॉर्मल जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट्स है कि कितना एरिया होना चाहिए। प्रिपरेशंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स के लिए मिनिमम 50 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए और होल्ड ह्यूमन ब्लड्स के लिए 100 होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स या डेटा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो सारे का रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए रखना पड़ता है। अब लास्ट है कि फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला क्या फंक्शंस होगा ब्लड में, कि कोई भी पेशेंट्स है या उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे ब्लड का। दूसरा क्या करेंगे कि रिजल्ट एंट्री करते हैं हम लोग, और भी इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं वो ब्लड ब्लड का। बेसिकली हम क्या करते हैं कि ब्लड का कलेक्शन करके उसको फर्दर यूज के लिए रखते हैं, जिनको भी जरूरत होता है ट्रांसफ्यूजन का तो वो वहां से ब्लड खरीद सकते हैं। अगर बेसिक फंक्शन, ये तो मेन फंक्शंस हो गया, या अगर और फंक्शंस पूछ रहे हैं कि क्या क्या काम होते हैं, तो जितने भी तरह के काम है, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, रिजल्ट का रिपोर्टिंग हो गया, इंक्वायरी हो गया, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे ब्लड बैंक्स में, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं।